हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है, हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे भाई ऊष्मा गतिकी चैप्टर का। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। लेक्चर नंबर 12 में हम क्या पढ़ के आए थे? लेक्चर नंबर 12 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आए थे भाई, जो था आपको सिद्ध करना था डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डॉट डेल्टा वी होता है। ठीक सर, ये हमें प्रूव्ड करना था, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया था। सबसे पहले हमने h बराबर ई प्लस पी वी इक्वेशन ली थी, उसका पूर्ण अवकलन करा था। फिर उसका h1 e1 v1 और h2 e2 v2 के समक्ष समाकलन किया था। ठीक सर, फिर उनके अंदर चेंज निकाल लिया था। ठीक, बड़ा ही सिंपल सा एक डेरिवेशन था भाई, कोई दिक्कत नहीं आई थी। ठीक सर, अब हम उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा जो कि अपन लेक्चर नंबर 13 में पढ़ेंगे। ठीक सर, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी भाई वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी 5 स्टार लगा देना। लिखो भाई क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। क्वेश्चन क्या है अपने पास? सिद्ध करना है अपन को स्थिर दाब पर जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, निकाय द्वारा जो भी तंत्र होगा, जो भी पदार्थ होगा, जो भी निकाय होगा, उसके द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा होगी, जो ग्रहण की गई ऊष्मा होगी, वो एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। ठीक सर, ये अपना क्वेश्चन है, तो उसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो सबसे पहले पुरानी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे तो इजी अपने जो नॉर्मल फॉर्मूला हैं उनको आपको याद रखोगे तो ये सवाल आपको इजी लगेंगे। ठीक सर, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आप पढ़ के आए हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है सर? डेल्टा ई इक्वल्स टू Q माइनस W। ठीक सर, ये हम पढ़ के आए हैं ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसको हम और सरल करके लिखें, डेल्टा ई ऐसा का ऐसा बराबर Q की जगह में लिख दूंगा QP। इसके नीचे छोटा सा मैंने P लिखा है, क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। माइनस W का फॉर्मूला, जो कार्य होता था ऊष्मा गतिकी के अंदर, आप जानते हो चूंकि W बराबर P इंटू डेल्टा V होता था। पढ़ के आए हो भाई, भूलना मत, क्यों मत कहना कि सर हमें याद नहीं है। ठीक सर, W बराबर P इंटू डेल्टा V होता है, तो माइनस ऐसा कैसा, W की जगह मैं क्या रख दूंगा? P इंटू डेल्टा V। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात रही डेल्टा ई ऐसा का ऐसा, W की जगह P इंटू डेल्टा V फॉर्मूले से डायरेक्ट पुट कर दिया अपन ने। QP यहाँ क्यों लिखा? तो QP का मीनिंग यहाँ लिख दो। QP क्या है यहाँ पर? स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा। अब यह क्या है? Q को आप जानते हो ऊष्मा होती है, P मतलब प्रेशर होता है, इसलिए आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया? स्थिर प्रेशर, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, इसका मीनिंग होता है। ठीक सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखते हैं अब आगे क्या आता है सवाल में। ये चेंज है, जहाँ पर भी झोंपड़ी, जहाँ पर भी डेल्टा ई लग जाए, डेल्टा लग जाए, वो क्या होता है सर? चेंज होता है। और डेल्टा ई का फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो,
सर क्या पढ़ के आए हैं, E2 माइनस E1। कोई दिक्कत नहीं होगा। आंतरिक ऊर्जा जब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 11 है, जहाँ पर आपने आंतरिक ऊर्जा पढ़ी, वहाँ पर आपने डेल्टा ई जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो उसका फॉर्मूला क्या था, E2 माइनस E1 बराबर QP मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया माइनस, ठीक सर। प्रेशर मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया, ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये दोनों इंटू में। अब आयतन में भी परिवर्तन आप पढ़ के आए तो आयतन भी क्या हो जाता है परिवर्तन, V2 माइनस V1। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चा लोग, नहीं है। ओके चलते हैं आगे। E2 माइनस E1 ऐसा का ऐसा, QP माइनस, अब ये जो P है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है, तो P को आपको V2 से भी इंटू करना है और P को आपको V1 से भी इंटू करना है। तो P को आप V2 से इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा, PV2। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब P को आप V1 से इंटू कर दो, ठीक सर। अब बात आती P यहाँ पर किसका है, माइनस का, ठीक सर, और ये V1 किसका है, माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और P को आपने जैसे ही V1 से इंटू करा तो क्या बन गया, PV1। देखो ऐसा का ऐसा, एज इट इज़ ऐसा का ऐसा, PV2 माइनस माइनस प्लस PV1। ठीक सर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को होगी क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अभी अपन ने केवल और केवल 3 स्टेप करी। ठीक, सबसे पहले डेल्टा ई का जो फॉर्मूला था वो अपन ने लगा दिया, उसके बाद इसका फॉर्मूला का क्या मान होता है, E2 माइनस E1 होता है, QP ऐसा का ऐसा, डेल्टा वी का मान परिवर्तन अपन ने यहाँ लिख दिया, इसको और सोल्व करके अपन ने यहाँ लिख दिया। अब क्या करा अपन ने नेक्स्ट स्टेप में, देखना भाई, E2, अब जो दो दो वाले ना, ये भी दूसरी अवस्था है, ये भी दूसरी अवस्था है, तो दो दो वाली अवस्थाओं को एक साथ पक्षांतरण कर दो भाई। ठीक सर, अब क्या करा अपन ने, जो E2 है जैसे V2 दिख रहा है तो अपन इसको इधर बुला लेंगे। ठीक सर, ये PV2 इधर किसका है, माइनस का है, तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का PV2, ब्रैकेट में कर देंगे 1 बराबर, बराबर तो क्या माइनस, E2 की जगह अपन ने क्या कर दिया, E2 के साथ PV2 को बुला लिया। ठीक सर, अब बचा क्या, माइनस ऐसा का ऐसा, E1 के साथ किसको बुला लोगे आप, किसको बुलाओगे, PV1 को बुला लोगे। E1 के साथ इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PV1 आ जाएगा, बराबर क्या बच गया इधर, QP बच गया। समझो भाई इस लाइन को, मैंने कुछ नहीं करा, E2 के साथ V2 वाला पक्ष रख दिया, E1 के साथ PV1 वाला पक्ष रख दिया। ठीक है सर, दोनों प्लस में है और दोनों के बीच में माइनस एज इट इज है, इक्वल का निशान है, QP ऐसा का ऐसा है। अब देखो सर, लेक्चर नंबर 11 के अंदर मैंने आपको किसका, एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखवाया था। एंथैल्पी का फॉर्मूला H बराबर E प्लस PV लिखवाया था क्या सर, ये अपन ने लेक्चर नंबर 11 के अंदर पढ़ा है सर, पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक सर, क्योंकि पहले के फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप जो न्यूमेरिकल्स है बड़ी इजी तरीके से कर दोगे भाई। ठीक, अगर नहीं याद तो फिर वही बात है, भगवान भरोसे है भाई सारा कुछ। ठीक सर, तो मैंने आपको एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखवाया था H बराबर E प्लस PV। अब देखो सर, इसकी फॉर्म आपको यहाँ दिख रही है, H की वैल्यू, H का फॉर्मूला E प्लस PV, E प्लस PV दिख रहा है सर फॉर्म, सर बिल्कुल दिख रही है, बस यहाँ पर 2 लग रहा है, यहाँ पर 1 लग रहा है और कुछ चेंज नहीं है। तो देखो मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ क्या, H2, क्योंकि ये जो पूरा E प्लस PV है, E प्लस PV है, ये किसका मान है, एंथैल्पी का, मतलब H का मान है, तो H रख दिया और किसकी फॉर्म में, 2 की फॉर्म में 2 रख दिया, माइनस लगा दिया मैंने एज इट इज़, और E प्लस PV ये भी किसका मान है, H का, लेकिन ये किसकी फॉर्म में, 1 की फॉर्म में, तो मैंने लगा दिया इसके नीचे 1 बराबर QP। कोई दिक्कत है क्या बच्चा लोग, यही फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके H2 माइनस H1 हमने कर दिया। और आप जानते हो अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था परिवर्तन को दर्शाती है, और यहाँ पर परिवर्तन आपको किस में देखने के लिए मिल रहा है, किसके में देखने के लिए मिल रहा है, पहले QP बराबर, ये QP को मैंने इधर लिख दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाइए भाई, QP बराबर अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, किसका परिवर्तन है, H मतलब एंथैल्पी, ये H,
और परिवर्तन आ गया तो इसके आगे क्या लग जाएगा, डेल्टा एच। तो ये हमारा हो जाता है हेंस प्रूव्ड। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हमने बता दिया। ठीक सर, कि क्या बताया, स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है या एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। ये अपन ने पूरा न्यूमेरिकल कर लिया भाई। ठीक सर, इसको आप एक बार और देख लीजिए कैसे अपन ने इस न्यूमेरिकल को करा। सिद्ध करना था स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी वृद्धि के बराबर होती है। ठीक सर, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता था, Q माइनस डब्ल्यू होता था। ठीक सर, फिर हमने क्या करा, डेल्टा ई बराबर Q की जगह QP ले लिया, क्योंकि P इसलिए लिया क्योंकि स्थिर दाब पर बताना है। W की फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़कर आए थे P इंटू डेल्टा वी होता है, तो हमने यहाँ पर W का फॉर्मूला लग दिया P इंटू डेल्टा वी। परिवर्तन को E2 माइनस E1 बराबर ये ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, आयतन में परिवर्तन V2 माइनस V1 कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई। ऐसा का ऐसा QP एज इट इज, P को V2 से इंटू करा, फिर P को V1 से इंटू करके लिख दिया। अब यहाँ पर आती है बात, जो ये दो दो वाले फलन थे इनको अपन ने एक साथ कर दिया। E2 के पास अपन ने PV2 बुला लिया, माइनस ऐसा का ऐसा E1 के पास अपन ने PV1 को बुला लिया। ठीक सर, और बराबर में QP अकेला बच गया। और आप जानते हो E प्लस PV किसका फॉर्मूला होता था, एंथैल्पी का। तो इसकी जगह अपन एंथैल्पी H रख सकते हैं। तो 2 का फलन था तो H2 हो गया, माइनस ये 1 का फलन है तो H1 हो गया, बराबर QP हो गया। ये QP को मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया। QP बराबर ये एंथैल्पी है और ये 2 माइनस 1 क्या होता है, डिफरेंस होता है, परिवर्तन होता है, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, तो क्या हो गया, डेल्टा एच हो गया। तो अपन ने कर दिया है प्रूव कि स्थिर दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी में परिवर्तन या वृद्धि के बराबर होती है। ये अपना एक न्यूमेरिकल और कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से एक स्टार पॉइंट लिखेंगे। इसी प्रकार स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। अर्थात इसी प्रकार जैसे आपने ऊपर निकाला ना भाई, क्या निकाला सर हमने, जैसे भी अपन ने स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा किसके एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर थी। अब इसी प्रकार से स्थिर आयतन, यहाँ पर यूज हो रहा है स्थिर आयतन, तो क्यू पी की जगह क्या लिख देंगे, आयतन किससे, वॉल्यूम से होता है, क्यू वी लिख देंगे, पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या है, स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, मतलब डेल्टा ई के बराबर होती है। तो कैसे लिख सकते हैं, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। ठीक सर, दोनों में से आपके किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं कि फॉर्मूला डिराइव करो, तो आप दोनों की मैंने आपको यहाँ बता दिया, आप आसानी से कर सकते हो। कोई दिक्कत बच्चा लोग, सर नहीं है, चलते हैं अपन आगे भाई, क्वेश्चन लिखेंगे। ऊष्माधारिता को परिभाषित कीजिए। क्या है अपने पास क्वेश्चन, ऊष्माधारिता को परिभाषित, आंसर लिखेंगे भाई ऊष्माधारिता का। लिखिए भाई डेफिनेशन, किसी निकाय या
द्रव्य का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही उस निकाय की ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता को अंडरलाइन कर लेना। किसी निकाय या द्रव्य मतलब कुछ भी पदार्थ आप लो और उसका टेम्परेचर आपको 1 केल्विन बढ़ाना है, तो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको जितनी ऊष्मा की, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, वही एनर्जी, वही ऊष्मा उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। माना एक निकाय को Q ऊष्मा दी जाने पर ताप T1 से T2 हो जाता है। अतः ऊष्माधारिता। अब देखो भाई, माना आपने एक पदार्थ को Q ऊष्मा दी, तो उसका पहले ताप T1 था, लेकिन जैसे ही ऊष्मा दी तो उसका ताप T1 से बढ़कर T2 हो जाता है। तो इसलिए ऊष्माधारिता का फॉर्मूला, ऊष्माधारिता को आप इंडिकेट करते हो कैपिटल C से। C बराबर जो ऊष्मा दी है वो आएगा आपका ऊपर, और टेम्परेचर जो आपने दिया T1 से T2 हुआ, पहले T1 था बाद में T2 होगा, तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालते हो आप? T2 माइनस T1। कोई दिक्कत है क्या बच्चा पार्टी? सर नहीं है दिक्कत, बड़ी अच्छी बात है, फिर नहीं है तो ये आपका होता है ऊष्माधारिता का फॉर्मूला। C बराबर जो ऊष्मा देते हो वो तो आता है आपका ऊपर की तरफ, नीचे अपोन में आता है टेम्परेचर का डिफरेंस कि आपने कितना दिया और बाद में कितना हो गया, तो T2 माइनस T1। इसका एक और बात लिख लीजिए भाई, दूसरी फॉर्म इसकी C इक्वस टू Q अपॉन इस टेम्परेचर को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर एक सकेगा, और परिवर्तन निकालो तो परिवर्तन को कैसे निकालते हो? डेल्टा से निकालते हो, डेल्टा T। बड़ी भारी स्पीड में गाड़ी निकाल के गया भाई, जो भी निकाल के गया है आज ही मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अपन क्यों ऐसा का ऐसा। टेम्परेचर था, T लगा दिया कैपिटल T, और ये डिफरेंस है, डिफरेंस को, परिवर्तन को किससे लिखते हैं अपन? झोंपड़ी से, डेल्टा से लिखते हैं। C बराबर Q अपॉन डेल्टा T। दोनों का मतलब है कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मन को भाए वो आप लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत। ये अपना क्वेश्चन छोटा सा हुआ कंप्लीट 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता को भी परिभाषित कीजिए। ठीक सर, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता को भी परिभाषित कीजिए। बिल्कुल करेंगे ना सर, परिभाषित करना ही हमारा काम है। तो देखो भाई, परिभाषित ही कर देते हैं अपन। देखिए भाई, लिखिए, यदि किसी निकाय में
एक ही द्रव्य उपस्थित हो तथा उसका भार वेट, ये वेट को आप ऐसा लिख लेना, उसका भार मोलर मास स्मॉल m, ठीक, तथा उसका भार मतलब मोलर मास कितना हो सर, 1 ग्राम हो तो उसका ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वह उस निकाय की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। ठीक सर, डेफिनेशन देखिए इसकी। यदि किसी विशिष्ट ऊष्मा धारिता की, यदि किसी निकाय में एक ही द्रव्य उपस्थित हो, ठीक सर, वहाँ पर हमने देखा था द्रव्य है, द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस तीनों मिश्रित अवस्था में भी हो सकते हैं, लेकिन इस द्रव्य में, इस निकाय में केवल एक ही अवस्था होगी, या तो ठोस होगा या द्रव होगा या फिर गैस होगा। लेकिन किसी निकाय में एक ही द्रव्य उपस्थित हो तथा उसका भार, उसका मोलर मास, ठीक सर, उसका भार 1 ग्राम हो, दो बात नहीं आई है, एक तो एक ही प्रकार का द्रव्य उपस्थित होना चाहिए तथा उसका मोलर मास या भार 1 ग्राम होना चाहिए। फिर वही बात, पुरानी बात, उसका ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस निकाय की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। अंडरलाइन कर लेना, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे सर, लिखिए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता इक्वल्स टू, विशिष्ट ऊष्मा धारिता इक्वल्स टू सेम टू सेम Q अपॉन डेल्टा T, ऐसा का ऐसा, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसमें भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक नई बात आ गई, इसका भार क्या होना चाहिए, 1 ग्राम, तो इसका क्या यूज़ होगा यहाँ पर, मोलर मास। बस एक नई चीज़ आई है आपके सामने। क्या नई चीज़ आई है सर, एक पदार्थ ऐसा लेना है उसमें एक ही मतलब एक ही अवस्था होगी, एक प्रकार का द्रव्य उपस्थित होगा, उसको आपको 1 केल्विन तक टेम्परेचर में वृद्धि करना है, मतलब टेम्परेचर परिवर्तन होगा और उसको ऊष्मा देंगे। ठीक सर, बस यहाँ पर मोलर मास ऐड होगा और कुछ नई चेंज ऐड नहीं है सर। ठीक, मोलर मास को आपको ध्यान में रखना है, ये जो आपका होता है ये विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है। थर्ड क्वेश्चन ऐसा का ऐसा डेफिनेशन का, इनका ही भाई बंद है। ठीक सर, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलर ऊष्मा धारिता को भी परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर आ गई मोलर ऊष्मा धारिता। ठीक सर, यहाँ पर क्या आ गई अपने पास, मोलर ऊष्मा धारिता, तो बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। मोलर ऊष्मा धारिता, नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर एक ना एक टर्म ऐसी यूज हो रही है जिसमें मोल का यूज हो। ठीक सर, लिखिए, 1 मोल निकाय या द्रव्य का ताप 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए
जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस निकाय की मोलर ऊष्मा धारिता कहते हैं। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, नाम से पता लगाना चाहिए भाई, ठीक है। मोलर ऊष्मा धारिता पूछा, ऊष्मा धारिता का तो मतलब ही वही है कि आपको ताप, किसका, द्रव्य का ताप, ये तो आपका ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला है। यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊष्मा धारिता आप पढ़ते हो ना, इस ऊष्मा धारिता का मीनिंग ही यही होता है कि द्रव्य का ताप आपको 1 केल्विन तक बढ़ाना है, ठीक है सर, तो वह उस निकाय की ऊष्मा धारिता कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर मोलर यूज हो गया तो कितना पदार्थ लोगे, कितना निकाय लोगे, तो हम यहाँ पर 1 मोल निकाय या द्रव्य का ताप लेंगे। सिंपल सी बात है। मोलर का मतलब 1 मोल निकाय या द्रव्य का ताप 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस निकाय की मोलर ऊष्मा धारिता कहते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए भाई, मोलर ऊष्मा धारिता, ठीक सर, बराबर ऊष्मा धारिता है तो ऊष्मा धारिता का मतलब Q अपॉन डेल्टा टी तो सेम टू सेम रहेगा, इनटू, अब यहाँ पर मोलर है, मोलर मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल, कितने, 1 मोल आप यूज़ कर रहे हो, मोल्स को किससे बताते हो, स्मॉल n से बताते हो। तो ये हो गया भाई आपका फॉर्मूला पूरा, ठीक सर। कोई दिक्कत आई क्या सर? कोई दिक्कत नहीं आई। उसमें वेट पूछा था तो मोलर मास बता दिया, इसमें मोल यूज़ हो रहे हैं, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, मोल यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर अपन ने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक सर। ये हो गया आपका एक तो ऊष्मा धारिता, एक विशिष्ट ऊष्मा धारिता और एक मोलर ऊष्मा धारिता। अब हम इन दोनों में, एक तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता और एक मोलर ऊष्मा धारिता में रिलेशन बताएंगे, संबंध बताएंगे क्या है। क्योंकि यहाँ देखो Q अपॉन डेल्टा टी, Q अपॉन डेल्टा टी ऐसा कैसा है, लेकिन ये जो M अपॉन N है, मोलर मास अपॉन मोल्स हैं या मोल्स अपॉन मोलर मास है, दोनों को इंटरचेंज आपके लिखोगे तो क्या नई डिजिट आपके सामने, क्या नया रूप इसका आएगा, वो अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन, मोलर ऊष्मा धारिता, मोलर ऊष्मा धारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा धारिता में संबंध स्थापित कीजिए। 3 स्टार लगा देना, 1 नंबर की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलर ऊष्मा धारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा धारिता में संबंध स्थापित करना है तो आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम दोनों के फॉर्मूले अलग अलग आपको लिख के मैं बता देता हूँ। देखो सर, मोलर ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला क्या होता था सर, क्या होता था, Q अपॉन डेल्टा टी इंटू N, ठीक सर। ये तो होता था आपका मोलर ऊष्मा धारिता, ठीक। और विशिष्ट ऊष्मा धारिता का क्या होता था, विशिष्ट ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला होता था Q अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। कोई दिक्कत है क्या बच्चा पार्टी यहाँ तक? दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको सेपरेटली लिखवा दी। अब अपन देखते हैं इसमें क्या संबंध हो सकता है। तो मोलर ऊष्मा धारिता इक्वल, अपन ने ये इधर फॉर्मूला मोलर ऊष्मा धारिता का लिखा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता का अपन ने सेपरेटली इधर फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ देखो भाई, इसके बाद में सबसे पहले ऐसे लिखूंगा, मोलर ऊष्मा धारिता इक्वल्स टू विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्यों लिखा सर आपने दोनों को बराबर? बेटा देखो, Q अपॉन डेल्टा टी और Q अपॉन डेल्टा टी,
इन दोनों को आप ऊष्माधारिता से बताते हो सर, तो दोनों की ऊष्माधारिताएं तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब मोल्स हैं, और यहाँ पर मोलर मास मतलब मोलिक्यूलर मास, आप इसको यहाँ पर मास वेट बोल सकते हो। ठीक सर, यहाँ पर इन दोनों डिजिट्स का ही चेंज है, बाकी दोनों ऊष्माधारिताएं बराबर थी इसलिए मैंने बराबर लगा दी। यहाँ पर मैंने अणुभार क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर अणुभार में इसलिए लिखूंगा क्योंकि चूंकि अणुभार जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है ये मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ये भी मैंने आपको बता दिया सर। अणुभार का मतलब क्या होता है, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स क्या कहलाते हैं। आप इन दोनों को अपॉन में लिख दोगे तो जैसे ये इनटू में है, जैसे आप इन दोनों को बराबर लिखोगे, बराबर करके लिखोगे, ठीक है, तो ये मोलर मास तो जाएगा ऊपर, ये एन रहेगा नीचे, सिंपल सी बात है। तो अपोन में आते ही ये दोनों किसका रूप ले लेंगे, अणुभार का, क्योंकि एम अपॉन एन मोलिकुलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स को अणुभार कहा जाता है। ठीक सर, तो ये अपना रिलेशन भी हो गया मोलर ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्माधारिता के अंदर। तो यह था अपना आज का लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।